आज हम करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको हल्का सा हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि अगर कोई सामान है, उसके प्राइस में कोई चेंज आया, उस प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में क्या चेंज देखने में हमको आता है। तो इसका ये मतलब होता है। अब इसका जो फॉर्मूला है दैट इज सेम जो हमारा डिमांड वाला था। बस डिमांड वाले में हम अक्सर नेगेटिव साइन लगा देते हैं टू शो कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। पर सप्लाई के केस में वैसा भी नहीं है। सप्लाई के केस में क्या होता है, जितना ज़्यादा प्राइस होगा, एक बेचने वाला है सामान, वो उतना ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा, और जितना कम प्राइस होगा वो उतना कम सप्लाई करना चाहेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, इस वजह से इसके आगे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला इसमें भी वही रहता है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, एंड देन पी इंटू क्यू। ये हमारा फॉर्मूला है अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है। अब डायग्राम के थ्रू भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं इसके अंदर, जैसा हमने डिमांड के अंदर सीखा था। तो अगर हमें ऐसा डायग्राम दिया गया है, यानी मान लो अगर ये अपना सप्लाई कर्व है, तो अगर सप्लाई कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई पे हम प्राइस शो करते हैं, एक्स पे हम क्वांटिटी शो करते हैं। तो हमने बोला अगर अपना सप्लाई कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसे केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दैट इज जीरो, यानी प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इसके बाद दूसरा केस है हमारा, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा अपना सप्लाई कर्व। तो जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हम बोलते हैं अपना जो इलास्टिसिटी है ऑफ सप्लाई दैट इज इनफिनिटी। इनफिनिटी है क्योंकि अगर प्राइस इससे हल्का सा भी नीचे हुआ, तो सप्लायर कुछ भी सप्लाई नहीं करेगा, और अगर हल्का सा भी ऊपर होगा तो फिर बहुत मेजर चेंज यहाँ पे हमें देखने में आएगा, बहुत ज्यादा चेंज देखने में आएगा। प्राइस में हल्का सा भी डिफरेंस सप्लाई को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये वो वाला केस है, इन्फिनिटी वाला केस है। दूसरा हम बोलते हैं जब अपना जो सप्लाई कर्व है वो ओरिजिन से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो हम बोलते हैं ऐसे केस में क्या होगा, ओरिजिन से जाना चाहिए। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि जो अपना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दैट इज इक्वल टू वन। तो वन है, यानी आपके प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आया, क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर भी उतना ही चेंज हमें देखने में आया। ठीक है, और क्या केस हो सकता है इसके अलावा? सप्लाई कर्व यहाँ से भी ड्रॉ किया जा सकता है, ये भी एक सप्लाई कर्व हो सकता है। तो जब सप्लाई कर्व वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट से हम देखें ड्रॉ किया गया है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दैट इज ग्रेटर देन वन। ऐसा क्यों है, कैसे हम बता सकते हैं? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस एक्स एक्सिस को और एक्सटेंड कर सकते हैं, और इस सप्लाई कर्व को भी एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि ये एक्स एक्सिस पे कहीं टच करे। ऐसा हमने कर दिया। इसके बाद इस सप्लाई कर्व पे हमें कोई पॉइंट चूज कर लेंगे, और राइट ये कर लिया हमने, और इनको हमने नाम दे दिया। तो मैंने इसको नाम दिया मान लो क्यू, इसको नाम दिया पी, और ये अपना ओ है ही, या जीरो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो ये हो गया। अब क्या होगा अगर मुझे जानना है कि ये सप्लाई कर्व कौन से वाला केस है, इस पे इलास्टिसिटी कितना है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सप्लाई कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है। तो हमें जो गिवन था वो तो वाई से शुरू हो रहा था, हमने एक्स पे टच कराया जो कि क्यू पॉइंट पे है। फिर हमने एक अपना खुद का पॉइंट कहीं भी बना सकते हैं, वो हमने बना लिया था, और ये पी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम देखते हैं क्यू पी, एंड देन ओरिजिन से हमने जो पॉइंट बनाया वहां तक का डिस्टेंस, तो क्यूपी अपॉन ओपी। ऐसे हम अपना इलास्टिसिटी जो है उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं, क्यूपी ओपी। ठीक है, तो जहाँ पे हमने टच कराया था, और ओरिजिन से हमारे वाले पॉइंट का डिस्टेंस जो हमने पॉइंट पिक किया था। तो इस तरह से हम देखेंगे कौन सा डिस्टेंस बड़ा है। तो हमें दिख रहा है क्यूपी डेफिनेटली बड़ा है। तो जब आपका न्यूमरेटर बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन वन। तो हम बोलते हैं जब आपका सप्लाई कर्व वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट से शुरू होगा, तो वहां पे इलास्टिसिटी जो होगा सप्लाई का वो ग्रेटर देन वन होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जब हमारा सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से कहीं शुरू हो, तो ये लेस देन वन वाला केस है। और ये लेस देन वन क्यों है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस को टच कर ही रहा है, तो हमें करवाने की जरूरत तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, बस एक पॉइंट निकाल लेंगे जैसे हमने उस केस में निकाला था, ये वाला कोई भी पॉइंट ले लो।
तो हमने पी बना दिया इस पॉइंट को और इसको नाम दे दिया क्यू। ये ऑलरेडी अपने एक्स एक्सिस को टच कर ही रहा है और ये अपना ओरिजिन है। तो इस केस में फिर से जहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और जो पॉइंट हमने बनाया था उसके बीच का डिस्टेंस यानी क्यू पी, और अपॉन में ओरिजिन से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस ओ पी। तो क्यू पी अपॉन ओ पी इस वाले डायग्राम के केस में अगर हम देखें तो हम देखते हैं क्यू पी छोटा डिस्टेंस है, ओ पी बड़ा डिस्टेंस है, यानी हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऐसे केस में हमारा आंसर जो होगा दैट वुड बी लेस देन वन। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो लेस देन वन है। तो ये सारे केसेस होना पॉसिबल है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसमें हम ये सारी चीजें देख ही चुके हैं। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे इन्फिनिटी है जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ओरिजिन से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं, सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे इलास्टिसिटी जो है सप्लाई का दैट इज वन, और यहाँ से ड्रॉ करने पे ग्रेटर देन वन। और हमने सीखा अगर ये यहाँ पे कहीं से होता तो दैट वुड हैव बिन लेस देन वन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, जो कि इंट्रोड्यूस किया अल्फ्रेड मार्शल ने। अब अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि एक इंसान, एक कंज्यूमर जितना किसी सामान के लिए पैसे पे करना चाहता है और जितना उसके लिए वो एक्चुअली पे करता है, इसका जो डिफरेंस है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। अब ये कैसे होता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, तो वो ये है कि इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हम देखते हैं ये अपना डिमांड कर्व है, ओके। और हम जानते हैं कि जितना एडिशनल यूनिट कोई इंसान किसी सामान का कंज्यूम करता चला जाता है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जाती है। इसीलिए जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी उतना कम होगा, और कोई इंसान उतना ही पे करना चाहता है जितना किसी सामान की यूनिट से उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। अब होता क्या है कि हम अगर देखें टोटल यूटिलिटी की बात करें, तो मान लो एक कंज्यूमर है, उसने ओ एम यूनिट जो है वो इतना कंज्यूम करना चाह रहा है, इससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी कितनी है उसके लिए? टोटल यूटिलिटी होगा यहां से लेकर, मान लो इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? ए पी ओ एम एस, ये पूरा जो एरिया हमें नजर आ रहा है, पूरा का पूरा एरिया, ओ एम क्वांटिटीज को कंज्यूम करने से हमारे कंज्यूमर को इतनी यूटिलिटीज, टोटल यूटिलिटीज मिलेंगी। और अब क्या हो रहा है, हमें पता है कि एक कंज्यूमर क्या होता है हर एडिशनल यूनिट के लिए, क्योंकि उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिफरेंट है और कम होती चली जाती है, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वो डिफरेंट चीज पे करना चाहेगा। पर ऐसा होता तो नहीं है, उसको सबके लिए एक ही पैसे पे करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पहला यूनिट कंज्यूम किया तो उसके लिए उसे 10 रुपए पे करने हैं, जब नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो उसके लिए 8 रुपए, ऐसा नहीं होता। प्राइस तो सेम ही रहता है। तो इस वजह से ये कंज्यूमर सरप्लस का हमें केस देखने में आता है। तो हम देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी अभी हमने डिस्कस किया, ये पूरा का पूरा एरिया है। तो सिग्मा एम यू क्या होता है? टोटल यूटिलिटी ही होता है। तो जब आप इसमें से माइनस कर दोगे प्राइस जो पे किया गया, क्या ओपी प्राइस, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स जो परचेज की गई, तो ओपी प्राइस है और नंबर ऑफ यूनिट्स ओ एम है, यानी ये जो शेप दिख रहा है हमको, इतना एरिया। तो जब आप टोटल यूटिलिटी में से या सिग्मा एम यू में से माइनस करते हो इस एरिया को, तो हमें क्या एरिया मिल रहा है? इसके बाद ये बच गया ना ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बच गया, यानी एपीएस। तो ये एपीएस जो है ये हमारे कंज्यूमर को एक तरह से फायदा ही हो गया है। वो तो पे करने को तैयार था पूरा का पूरा, बट एक्चुअली उसको उतना पे करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ इतना ही पे करना है, जो पी ओ एम एस है, सिर्फ इतना ही पे करना है। तो ये हमारे कंज्यूमर के लिए सरप्लस हो गया। एपीएस जो है हमारे कंज्यूमर का सरप्लस है। अब तो ये हो गया, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहां तो प्राइस बता दिया गया, इतना प्राइस है, उसी प्राइस पे हर इंसान को सामान मिल रहा है, चाहे वो जितनी भी यूनिट्स खरीदे उसी प्राइस पे उसको मिल जाएगा। पर अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो सप्लायर है, सामान बेचने वाला है, वो क्या करता है, अगर वो प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहा है, यानी वो एक इंसान से अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर पा रहा है, या अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर पा रहा है, अगर वो ये कर पा रहा है और कितना ज्यादा या कितना कम कर पा रहा है, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि कंज्यूमर सरप्लस कितना कम होता चला जाएगा।
तो मान लो अगर एक ऐसा सेलर है जिसने परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, यानी वो क्या कर रहा है, वो हर यूनिट के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है, यानी हमारा कंज्यूमर उस यूनिट के लिए जितने पैसे देने को तैयार है वो उतने ही चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस जीरो ही हो जाएगा। तो हम बोलते हैं अगर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वहां पे कोई कंज्यूमर सरप्लस देखने में नहीं आएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा ये वाला केस था, क्योंकि आपने प्राइस एक सर्टेन डिसाइड कर दिया, हर किसी से उतना ही लोगे, हर यूनिट के लिए उतना ही लोगे, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस था। हमारा कंज्यूमर ज्यादा पे करने को तैयार था बट उसे ज्यादा पे करना ही नहीं था, तो कंज्यूमर सरप्लस था। पर जितना ज्यादा एक सेलर का कंट्रोल होता चला जाएगा, और वो अपने अलग अलग सेलर से और ये एक ही सेलर से अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर पाएगा, अगर ऐसा पॉसिबल हो, और जितने एक्सटेंड तक ऐसा करना पॉसिबल है, उतना ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस को एलिमिनेट किया जाता है, उतना ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसमें ये है। अब दूसरी चीज़ है डायमंड वाटर पैराडॉक्स। ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया एडम स्मिथ ने। तो स्टार्टिंग में जब ये बातें आती थी और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के सामने ऐसा क्वेश्चन रखा गया कि हम ऐसा क्यों देखते हैं कि डायमंड है, वाटर है, अगर यूटिलिटीज की बात करें तो डेफिनेटली वाटर से इम्पोर्टेंट क्या है, वो तो लाइफ है, उतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और डायमंड उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि उससे कुछ हमें मिल पा रहा है, जीने में हेल्प कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि डायमंड महंगा है और वाटर जो है वो सस्ता है? तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे बड़ा कंफ्यूज हो जाते थे इन चीज़ों को समझाने में। एडम स्मिथ ने इस चीज़ को प्रॉपरली समझाया। उन्होंने ये बोला कि किसी सामान का जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी डिफरेंट हो सकता है। पॉसिबल है वाटर से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी ज़्यादा हो बजाय कि डायमंड से जितनी टोटल यूटिलिटी मिल रही है, तो ये है। पर क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके पास में ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो हम क्या बोलते हैं, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उस चीज़ की, वो घटती चली जाती है। और वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और इस वजह से उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो रिलेटिवली कम है। और डायमंड काफ़ी स्केर्स है, इस वजह से उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो रिलेटिवली हाई है। तो इस वजह से हमारा डायमंड जो है वो महंगा होता है और वाटर सस्ता होता है, क्योंकि प्राइस जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उससे रिलेटेड है, इस वजह से ऐसा है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है ये मेंशन किया, प्रोपाउंड किया सबसे पहले हिक्स ने अपनी एक बुक में वैल्यू ऑफ कैपिटल 1939 में पब्लिश किया। उसके अंदर इन्होंने इनडिफरेंस कर्व थ्योरी की बात करी। इसके बाद इस बुक का रिवीजन इन्होंने पब्लिश करवाया 1956 में, जिस बुक का नाम रखा गया अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, और इसके अंदर भी इसके बारे में बात करी। अब इनका जो ये थ्योरी है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच वाली, वो दो चीज़ों पे बेस्ड है। एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, जहाँ पे आप बता नहीं पाओगे कि हमें किसी सामान की कंजम्पशन से कितना यूटिलिटी मिला, एग्जैक्टली नंबर नहीं बता पाओगी, पर उसके अंदर ये ज़रूर बता सकते हो कि किस वाली यूनिट से ज़्यादा मिला, किस यूनिट से कम मिला, किस सामान से ज़्यादा मिला, किस सामान से कम मिला, ये बताना तो पॉसिबल है। तो दैट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी, जहाँ पे ऑर्डर में लगाना पॉसिबल हो, रैंकिंग देना पॉसिबल हो कि कौन से वाले को हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, किसको कम कर रहे हैं, कहाँ से यूटिलिटी ज़्यादा मिला, कहाँ से कम मिला। और वीक ऑर्डरिंग जो है उस पे बेस्ड है। तो वीक ऑर्डरिंग फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस हाइपोथेसिस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर जैसे हम बोलते हैं कोई इंसान ए को प्रेफर कर रहा है बी से, तो ये तो स्ट्रांगली प्रेफर करना हुआ कि ए को प्रेफर ही कर रहा है बी से। पर वीक ऑर्डरिंग का मतलब होता है जहाँ पे इनडिफरेंट होना भी पॉसिबल हो, जहाँ पे इस बात की भी एक्सेप्टेंस हो कि हमारा जो कंज्यूमर है वो ए और बी के बीच में इनडिफरेंट है, वो दोनों को इक्वली पसंद करता है, तो दैट इज वीक ऑर्डरिंग। तो ये चीज इसके अंदर है। इसके बाद तो ये जो थ्योरी है ये हिक्स ने प्रेजेंट किया, जो कार्डिनल अप्रोच से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि कार्डिनल में क्या होता था, हम यूटिल्स में अपनी प्रेफरेंस को बता पाते थे। तो दैट्स इट, इसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे।